नमस्कार और स्वागत है आपका इंदौर से भारत तक के इस खास एपिसोड में। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनका नाम सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म, समाज सेवा और लीडरशिप में भी बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह नारंग इंदौर रियल एस्टेट के पक्के सिपाही, रोटरी के पूर्व गवर्नर और टोटल रियलिटी सॉल्यूशंस के संस्थापक। उन्होंने ना सिर्फ इस शहर की शक्ल बदली है बल्कि इस प्रोफेशन की सोच भी बदली है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट ब्रोकर को वेल्थ एडवाइजर कैसे बनाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री में युवा टैलेंट कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे प्रॉपटेक भारत के हर कंसल्टेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं, यह एक विजन है इंदौर से भारत तक। सर, वेलकम टू माइक्रोमिटी। और ये पॉडकास्ट इंदौर से भारत का विजन है और आपका हमारा तो एक बड़ा पुराना नाता है। मैं मंदसौर से हूँ, आप भी मंदसौर से हैं और आपने मेरे फादर के साथ में भी काफ़ी काम किया है। सर, आप ये बताइए, एक बिजनेस से आपका रियल एस्टेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ और क्या सोच के साथ हुआ है? नमस्कार मनोज जी। आपने पुराने दिनों की याद दिला दी, पापा के बारे में बात करी। मैं आपको सिर्फ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि मंदसौर से इंदौर की पहली यात्रा प्लस साथ में बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों बताता हूँ। बात है जब मेरी बिटिया हुई थी और हम लोग प्लान कर रहे थे कि उसको कहाँ एडमिशन दिलाएंगे, एंड वी वर इन इंदौर मंदसौर। तो जैसे मैंने दिल्ली कॉलेज से स्टडी की तो वाइफ के साथ बात हुई कि वहीं पे कराएंगे उसको पढ़ाई। एंड देन सडनली आई थॉट कि जब हम फर्स्ट में उसको बोर्डिंग में डालेंगे, लेटर ऑन देन शी विल बी डूइंग हर इंजीनियरिंग और MBBS ग्रेजुएशन एंड देन मे बी फर्दर स्टडीज एंड देन मैरिज। सो ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि शायद हम बिटिया को फर्स्ट में ही विदा कर देंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग फ्रॉम वेयर वी थॉट दैट नो, if she get into the school then we have to shift. So the first shift was from Mandsaur to Indore ki yatra depending on the family. And second, when I was in 2009-10, I was running my industry successfully. There I became the president of Rotary Club of Indore Professionals. और आपको पता ही है कि सेवा का एक मजबूत नाता है मेरे साथ, तो काफ़ी सारा टाइम उसमें जाता है। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि शायद कहीं ना कहीं एक पूरा टाइम जीवन प्रबंधन में से फिनेंशियल प्रबंधन में जा रहा था, बिकॉज मंडी जाना, माल लेना, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एंड देन सब जगह भेजना, सो इट वाज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि कोई तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसको कि हम मैनेज करके फ़ोन से ज़्यादा मेंटल करके अपने आप को ज़्यादा समय दे पाएँ। तो वहाँ से ये यात्रा जो है फिर अपने आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी की तरफ शिफ्ट हुई और अब वो यात्रा ने काफ़ी बड़ा रूप लिया। सर, आपने मेरे 2-3 प्रश्न बना दिए इसके अंदर। एक तो आपने बच्चों के लिए अपना करियर चेंज करा। यूजुअली आज के ज़माने में बच्चे पिताजी माताजी को बोलते हैं हमारे साथ में आके रहो, लेकिन आपने उनके लिए पूरा चेंज करा। दूसरा, आपने 2 बड़े अच्छे शब्द यूज़ कर लिए, जीवन प्रबंधन से फाइनेंशियल प्रबंधन में टाइम ज़्यादा जा रहा था आपका। तो सर, ये हम वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं। ये 2 चीज़ें पे आप थोड़ा और गहराई से बताइए कि बच्चों के लिए आपने जो सैक्रिफाइस करा, ये 15 साल आपको आज हो गए। आज बच्चे कहाँ हैं आपके? जी, मेरी बिटिया जो है उसने फिर उसके बाद बीटेक CS किया था कंप्यूटर साइंस में सिम्बोसिस से। देन लेटर ऑन माइका जो है अहमदाबाद का एक ब्रांड मैनेजमेंट का कॉलेज है, वहाँ से जैसे ही उसने MBA किया तो शी वाज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड विथ टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड। एंड लास्ट 3 years शी वाज एज अ सीनियर ब्रांड मैनेजर इन बेंगलोर विद टाटाज। और अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि 6-8 महीने से आई वॉज जस्ट टेलिंग टू जस्ट हैव एन एक्सपोजर ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोगों ने बॉम्बे और जब ये बेंगलोर और गुड़गांव लॉन्च किया तो देन आई टोल्ड हर कि व्हाई नॉट यू कैन गिव सम मोर ब्रांड एक्सेंस टू अवर कंपनी एंड ऑल। तो उसने जब ये फील्ड देखा तो मनोज जी, एक दिन उसने मुझे एक कार्ड व्हाट्सएप किया इन विच इट वॉज रिटन दैट शी has given a designation of my company as a director, and she told that she has resigned from Tata, and they were behind her that they can give a better designation, they can give a better rates and amounts and all salaries, but she thought to come into real estate. So this was about my daughter Samartha, and my son has recently completed his 12th from Delhi College, and uski bhi bahut इच्छा है कि वो भी रियल एस्टेट में आए, बट राइट नाउ इज गोइंग टू US, प्लानिंग टू गो टू US फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस। सर, मेरा ये किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ पहला पॉडकास्ट है और ये मेरी चाहत है रियल एस्टेट के अंदर कि प्रॉपर्टी
में जो भी लोग बिजनेस करते हैं, एज ए कंसल्टेंट से हम असेट मैनेजर और वेल्थ मैनेजर तक ले जाने की बात करें, एक लीगेसी क्रिएट होनी चाहिए। और ये एक एग्जांपल है कि बेटी ने भी आपकी उस चीज़ को समझा और टाटा जैसी बड़ी ब्रांचेस छोड़ के आपके साथ में काम करने को वो बड़ी उत्साहित है। एंड आई होप कि ये आप आगे लेके जाएँ। आपको 15 साल सर रियल्टी के अंदर हो गए। इसको आप 3 चरणों में अगर तोड़ के लोगों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि मैं एज़ ए प्रॉपर्टी कंसर्न नहीं, एज़ ए बिज़नेस लीगेसी जो आप बना रहे हैं, जी ये मैसेजिंग आगे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस। हम खुद आईटी से इधर आए हैं। तो ये 15 साल की जर्नी को आप 3 साल में कैसे तोड़ेंगे कि एक यंगस्टर्स कोई आना चाहता है तो कैसे उस जर्नी को देखेगा? देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में पहले बताता हूँ। पहला पार्ट ये कि क्यों बिटिया आई इसमें। तो सबको मैसेज है कि अगर आपके आगे बच्चे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपका बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है रन कर रहा हो, पर हमने हमेशा उन्हें ये इंडिपेंडेंस दी है, स्वतंत्रता दी है कि वे अपना करियर खुद सिलेक्ट करें। और मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस जो हुआ, वो यही हुआ कि जब हम उन्हें पूरी इंडिपेंडेंसी देते हैं और उनको बताते हैं कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं, तो दिस न्यू जनरेशन इज़ इंटेलिजेंट इनफ to compare and then see that what is best for them, and this is why she has taken this decision, number 1. नंबर 2, आपने बोला कि इस 15 साल की जर्नी को मैं ब्रेक करके बताऊं कि किस तरह से इसमें मेरी ग्रोथ हुई, और या मैं ये भी बताना चाहूँ कि मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया। सो देखिए, जीवन प्रबंधन में 4 चीज़ें मैं अपनी लाइफ में रखता हूँ। सबसे पहला स्वयं। स्वयं में, क्योंकि अगर हम सही तरीके से अगर एक्टिव नहीं होंगे, हमारी बॉडी मेंटल और फिजिकल सही नहीं होगी, तो हम आगे ना तो फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं ना समाज के लिए। तो सबसे पहले आप अपना स्वयं का अच्छे से ध्यान रखें। सेकंड आ जाती है हमारी फैमिली, जिसके कारण वो डिसीजन हुआ जिसमें कि मुझे फिर मंदसौर से इंदौर शिफ्ट हुआ मैं। थर्ड आ जाता है समाज। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। अभी आपने मैराथन कंप्लीट की और एक बहुत अच्छा स्कूल आपने माइक्रोमिट्टी की तरफ से प्रोवाइड किया है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और एक बात हमारे एक रोटरी के पूर्व पास्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि समाज सेवा जो है वो रेंट है जो हम इस ज़मीन पे रहने का देते हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो समाज की सेवा आ जाती है, और उसके बाद फिर मतलब थर्ड पार्ट बिजनेस आ जाता है और उसके बाद समाज की सेवा। तो पहला आप स्वयं, दूसरी आपकी फैमिली, तीसरा आपका बिजनेस, क्योंकि फिर उसी से फिर समाज सेवा होती है। तो ये 4 पार्ट आपने अपनी लाइफ के जीवन प्रबंधन के जोड़े। और जब हम देखते हैं कि हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें हम अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं, तो उसमें 3 चीज़ें मुझे लगती हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं। बट नेचुरल है कि बताने की ज़रूरत नहीं कि सबका उद्देश्य पैसा होता है, सो दैट इज़ अर्निंग। सेकेंडली, व्हेन यू अर्न एट ए वेरी नाइस लेवल, तो आप जो है उसको खर्च करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं अच्छा घर हो, अच्छा ऑफिस हो, अच्छी गाड़ी हो, एंड जो भी आपके शौक हो पूरे हो। और तीसरा फिर आ जाता है रिकॉग्निशन, कि आप अच्छे से जाने जाएं सोसाइटी में, आप कुछ अच्छे कार्य करें ताकि आपका रिकॉग्निशन हो। तो ये तीनों चीज़ें ही, इनका जो बैलेंस होता है वो डिफाइन करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि मैं जो बीच वाला पार्ट है उसमें अपने पैशन को भी समय दे पाऊंगा और दूसरे सब कार्य भी मैं कर सकता हूं। और मनी, अनडाउटेबली आप इतना अच्छा ये माइक्रोमिट्टी के साथ वेल्थ मैनेजमेंट का सारा कार्य कर रहे हैं, तो आपको और सभी को पता है कि आज की तारीख में रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि टचवुड अगर आप इसको अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज करें तो देयर इज़ लॉट ऑफ मनी। एंड जो फाइनल जो रिकॉग्निशन है, वो थोड़ा सा एक उसमें अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है एज फार एज द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट इज़ कंसर्न, बट अदरवाइज नथिंग लाइक इट। सर कैसे स्टार्ट किया था आपने? वो डे 1 पे क्या किया आपने? फिर उसको 2, 3, 5, 10 साल, 15 साल आज आप एक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पूरा बिज़नेस क्रिएट करने का, हम स्टार्टअप्स की तो बहुत बात करते हैं, पर ये प्रैक्टिकल स्टार्टअप है। तो इसके बारे में बताइए कि कोई यंगस्टर्स आज मंदसौर से फिर चल कर आएगा पहले दिन, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कैसे वो यहाँ तक पहुँचेगा? सो मनोज जी, इसमें जैसा मैंने बताया, पहला यू टर्न तो मंदसौर से इंदौर आने में हुआ। सेकेंडली, जब मैंने देखा कि मेरा पैशन है टुवर्ड्स सोशल सर्विस और मैं बहुत ही जल्द फिर रोटरी में गवर्नर भी बना, आके भी नेशनल पोस्ट पे हूँ, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारा समय मैं दूंगा उन सब चीज़ों को, और साथ में एजुकेशन भी मेरी हॉबी है। तो मेरे कोर्सेज कंटिन्यूसली आई डू फुल टाइम एजुकेशन। तो वहाँ पर मैंने जब 2009-10 में एज अ प्रेसिडेंट कंप्लीशन किया, सो आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सम एवेन्यू।
और उस समय मुझे याद है कुछ मेरे साथ ऐसे HDFC रियल्टी होता था, उसके कुछ लोग आते थे और हम लोग उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे। और मैंने उस फील्ड को समझा और वहाँ से मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको डेवलप करें। तो मैंने एक छोटा सा ऑफिस ऐसे ही बैठने के लिए, हमारी फैक्ट्री पालदा में है, तो मैंने ऑफिस बंसी ट्रेड सेंटर में लिया जस्ट फॉर सिटिंग एंड देन सीइंग एंड एक्सप्लोरिंग इट। और मुझे नहीं पता था कि वो सिटिंग जो है वो मेरा पूरा करियर चेंज करेगी। एंड इसमें अच्छी बात ये थी कि आज से 15 साल पहले और अभी भी ये पूरा फील्ड अनस्ट्रक्चर्ड है। तो यहाँ पर आज भी अगर कोई एक व्यक्ति आता है, मान लीजिए सो कॉल्ड इंदौर में, और उसको एक फ्लैट लेना होता है, तो या तो वो सभी बिल्डर्स के पास खुद जाए, या जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो लोग कुछ तो लोगों के साथ काम करते हैं पर कुछ के साथ नहीं भी करते, या ऐसा भी होता है कि वे किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में काम करते हैं। तो एक ओवरऑल किसी को एक ऐसी जगह हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ से कि वे सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ का उनको सॉल्यूशन मिले। ये मैंने देखा कि कहीं पर एक वैक्यूम था, टॉकिंग 15 ईयर्स बैक। एंड देन ऑल्सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर जनरेटिंग आवर 80% लीड्स ऑनलाइन। तो वो जो लोग थे जो चाहते थे कि NRI क्लाइंट्स हैं, चेन्नई क्लाइंट्स हैं, जिनको कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे वांटेड एवरीथिंग ऑन देयर टेबल, ईमेल से सब जाए, फोटोग्राफ्स पहुंच जाए, तो वो वाला सिस्टम हमने टैप किया। एंड हमने हमारी कंपनी का नाम भी वही फॉर्म किया, दैट वाज टोटल रियल्टी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड वी टुक केयर ऑफ ऑल द 3 वर्टिकल्स ऑफ रियल एस्टेट। वन वाज द प्रॉपर्टी, सेकंड वाज द फाइनेंशियल पार्ट कि उनको लोन वगैरह कैसे मिले, एंड थर्ड वाज द लीगल पार्ट कि वी टेक केयर ऑफ देयर एग्रीमेंट्स, वी टेक केयर ऑफ देयर सर्च रिपोर्ट्स एंड द रजिस्ट्रेशन आल्सो। तो ये तीनों पार्ट करके इस तरह से हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया इंदौर में। एंड विद द एथिकल सिस्टम अगर आप इसको करते जाएंगे तो हमें भी पता नहीं चला कि आज ये इतनी सारी सिटीज़ में है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। सर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी वैसे आम आदमी समझता है सिर्फ जमीन खरीदना बेचना। आपने बहुत डेप्थ में ये बात शायद हमें समझाई है कि समाज सेवा से स्टार्ट होकर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, उसमें फाइनेंशियल लोन का मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल नॉलेज और लीगल, ये 3-4 चीज़ें लगती हैं एक बिजनेस को बनाने के लिए। तो इट्स नॉट जस्ट कि कोई आया और हमने उसको बोला ये खरीद लो या वो बेच दो। इट इज़ अ ओवरऑल नॉलेज। आपने बात करा, आपने सर एजुकेशन की भी बात करी कि यू आर एन एजुकेटर ऑल्सो। कल को इंदौर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जहाँ पे कि इस तरह के बिजनेसेस क्रिएट कर सकें, हम चाहे प्रॉपटेक बोलें या प्रॉपर्टी एसेट मैनेजर बोलें या वेल्थ मैनेजर बोलें या कंसल्टेंसी बोलें, क्या 3 कोर्सेज पढ़ाना चाहेंगे आप? देखिए, अप्लाइड साइंसेस की बहुत ज़रूरत है। और आज भी ऐसा होता है कि अभी एक मेरे पास व्हाट्सएप आया था जिसमें था कि बहुत सारे नौकरियों की ज़रूरत है, लोग काफ़ी एम्प्लॉयड हैं, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि जो कंपनी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट था कि काम तो, लोग तो मिल गए हैं पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि उन्हें चाहिए बिजनेस में। तो मैं आपकी बात पे आना चाहूँगा कि आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी खोलिए जो कि कंप्लीटली फील्ड से रिलेटेड हो और जिससे कि सीधे उन्हें एम्प्लॉयबल सॉल्यूशन मिले, जिसके अंदर एम्प्लॉयर जो है उसको वो सारी क्वालिटीज़ उस व्यक्ति में मिले जो वो एज एम्प्लॉयर चाहता है, और वो जो हमारा स्टूडेंट है वो सब पढ़े जो कि प्रैक्टिकली वो नॉलेज उसको इम्प्लीमेंट करके उससे अपनी वेल्थ बना पाए। आपको लगता है रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी का स्कोप है हमारे देश में? हाँ जी, बिल्कुल 100% है। और मुझे तो ये लगता है कि अभी तक क्यों नहीं इस पे सोचा गया, क्योंकि अब जाके इतने टाइम बाद रेरा आया है, जबकि रेरा काफ़ी वर्षों पहले आ जाना चाहिए था। और रेरा के अंदर ओनली इट इज़ महाराष्ट्र वेयर इट इज़ कंपल्सरी टू टेक द इफ़ यू वांट अ रेरा सर्टिफिकेशन, इफ़ अ चैनल पार्टनर और अ ब्रोकर वांट्स इट, ही हैज़ टू गिव अ एग्ज़ाम। और वो एग्ज़ाम में मैंने देखा कि जब व्यक्ति पढ़ता है तो लिटरली वो फिर उसके बाद में उसको वो सारी नॉलेज आ जाती है, इम्पार्ट हो जाती है जो उसको मिलना चाहिए। तो देर इज़ अ रियल स्कोप एंड देर आर मेनी कोर्सेज शॉर्ट टर्म ऑलरेडी गोइंग ऑन, बट अगर इसको हम MBA के साथ जोड़ लें या आगे इसके अंदर और भी बड़े कोर्सेज करें, तो बिकॉज इट इज़ गिविंग इनकम, तो 100% इट विल बी सक्सेसफुल। रियल एस्टेट के साथ क्या कोर्सेज हैं जो आपको पता है, जो बताना चाहेंगे? जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं तो ये ABCD कोर्सेज तो कर ही लेना चाहिए। जी, देखिए, रियल एस्टेट में अगर आप इसको ब्रेकअप करेंगे पूरे रियल एस्टेट को, तो इसमें 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। या हम अगर इसको ऐसा देखें कि क्या बनना चाहेगा एक व्यक्ति हमारा कोर्स करके, कमिंग टू दैट पॉइंट। जी। सो
दो पार्ट हो गए, वन पार्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, तो फिर वो उसमें अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन अ कंपनी एंड ही वांट टू गो एट द टॉप लेवल, सो देन द टॉप लेवल इफ़ यू स्टार्ट डायरेक्टली, तो सबसे ऊपर सीईओ हो गए। सीईओ के नीचे देन देयर विल बी अ सीएफए सीएफओ who takes care of the finance, then there will be a CEO who takes care of the operations, and then there is a CSMO, that is the chief of sales and marketing. तो इन्हीं से हम आपकी बात पे आ जाते हैं कि कौन से कोर्सेज होना चाहिए। तो अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में अपना इच्छा रखते हैं आगे आने की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट को कैसे बेचा जाता है। सो द कोर्सेज रिलेटेड टू सेल्स उसमें आ जाएंगे। अगर आप ऑपरेशनल फ्रेंडली हैं, तो आप जैसे बीटेक सिविल होता है, उसको किस तरह से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल, किस तरह से ज़्यादा एआई बेस्ड और टेक्निकल हो गया है क्योंकि आजकल, तो उस तरह के कोर्सेज लाएं। तीसरा है फिनेंस से रिलेटेड। तो फिनेंस में अगेन देन वन इज़ टू गेट द loans and everything for a company, and the second important part is that how you can sell that thing and generate the wealth। तो वो फ्रैक्शनल का नॉलेज हो गया, या आगे किस तरह से उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, आगे उसके वेल्थ का कैसे मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें किसी के अंदर एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज आ जाता है, तो देन ही शिफ्ट्स टू द सीईओ लेवल। तो ये सभी कोर्सेज इसमें आप कर सकते हैं। सर, अभी नया वर्ड प्रॉपटेक है जो माइक्रोमेटी भी आगे बढ़ा रहा है। जी। आपको कैसे लगता है कि ये प्रॉपटेक अच्छा होगा इकोसिस्टम के लिए, या आपको लगता है कि प्रॉपटेक से जॉब्स चले जाएंगे? कि दो तरह की धारणाएं देश में बनती जा रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला तो न सिर्फ प्रॉपर्टी में, बल्कि टेक्नोलॉजी और एआई जो है हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसका सर्वाइवल सिर्फ एडाप्टेबिलिटी है। तो इट इज़ ए कंपलसरी एडॉप्शन जिसको कि हमें अपनाना चाहिए। और मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू और बुरा पहलू। तो ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे पहलू को समझें और उसके साथ में आगे बढ़ें। तो फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ कंपलसरी दैट वी हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। सेकंड थिंग इज़ दैट वो लोग जो कि समय के साथ उस तकनीक को नहीं समझेंगे, उनके ऊपर 100% इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वे लोग पीछे रह जाने वाले हैं। और अगर हम स्पेशली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसमें 3 तरह की चीज़ें जो है वो व्यक्ति के अंदर होती हैं, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको वो बहुत अच्छा आना चाहिए। दूसरा, उसका जो खुद का ऑरा है, उसकी जो इमेज है, जो मार्केट में उसको लेके एक फेथ होता है, तो वो एक कैरी करता है वो व्यक्ति, जो कि इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के लिए। और तीसरी बात जो आती है वो है पूरा टेक। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास वो लीड ही जनरेट नहीं हो रही है जो कि टेक से जनरेट हो रही है, या मेरे पास वो सीआरएम सिस्टम ही नहीं है, तो मैं अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कैसे लोगों तक कब कहाँ किससे मिलना है क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे सारे व्यक्ति जो समय से अडॉप्ट करेंगे एआई को, वे बहुत आगे जाने वाले हैं। वो व्यक्ति जो इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, वो इससे पीछे रह जाने वाले हैं। अकेला ना ये व्यक्ति सक्सेस होगा, ना अकेला प्रॉपटेक सक्सेस होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन अलोंग विद द एआई विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है, क्योंकि ऐसे देश में काफ़ी इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं, जैसे नो ब्रोकर हुआ, मैजिक ब्रिक्स हुआ। मैं ब्रांड्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि शायद भावना तो यही थी कि टेक को सबके लिए यूजफुल बनाया जाए। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, एजेंट्स, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, ये एक आधार स्तंभ है रियल एस्टेट के, क्योंकि रियल एस्टेट आज भी टच एंड फील का ही गेम है और एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर आता है। इनके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। तो इनका समागम कैसे हो पाए, ये बीच में जो थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न्स आए, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप 15 साल से क्योंकि लोगों से जुड़े हैं, हम जैसे यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो ये कैसे मिक्स हो सकता है? कैसे इन जो धारणाएं गलत बन गई इनको दूर किया जा सकता है? ये कम्युनिकेशन कैसे बेटर हो सकता है? देखिए, जहाँ तक कि नए जनरेशन का सवाल है, 100% वे लोग, अगर आप उनकी प्रॉपर्टी परचेज साइकिल भी देखते हैं तो बहुत फास्ट है। आज एक पहले के व्यक्ति होते थे, वो कई सारे संडे सैटरडेज इन्वेस्ट करते थे रियल एस्टेट परचेज करने में, और वे सारी प्रॉपर्टीज़ देखते थे और सभी चीज़ें फिजिकल हुआ करती थी। कुछ बड़े चेंजेस तो कोविड के बाद हो गए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को आदत पड़ गई कि काफ़ी सारे काम हम जो है वो प्रैक्टिकली टेक बेस कर लेते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बॉम्बे का उदाहरण देना चाहूँगा,
अगर 3 सिटी को हम कंपेयर करें, जैसे बॉम्बे, इंदौर और भोपाल, हम्म, सो मुझे भोपाल से इंदौर फास्ट लगता है थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में, और इंदौर से काफ़ी फास्ट मुझे बॉम्बे लगता है। उसका रीज़न यही है कि समय जो है वो व्यक्ति के पास कम है, और काफ़ी सारे हमारे जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं वे हमसे आज भी प्रॉपर्टी जो है ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। जी, ये होता है कि कोई उनके रिलेटिव यहाँ होते हैं या कुछ होता है तो, या पेरेंट्स होते हैं तो वे जाके देख भर लेते हैं, परंतु उनकी मेजर जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस है दैट इज़ कंप्लीटेड ऑन द टेक्निकल पार्ट। हम्म, सो टेक्नोलॉजी को हमें आने देना पड़ेगा, क्योंकि वो मस्ट है और उसका एडवांटेज है। हम्म, जहाँ तक कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज का, कंसल्टेंसी का सवाल है, तो वो कई सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट पे काम करते हैं, सीनियर हमारे काफ़ी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते हैं। उन सब के लिए ये जो हमारा ट्रेडिशनल पार्ट है वो चलता रहेगा आगे भी शायद। हम्म, पर अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो फ्यूचर में जो टेक बेस्ड जो कंसल्टेंसी होगी उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और मैं यही हमारे जो साथी हैं, लोग हैं, रियल्टर्स हैं, फ्रेटर्निटी है, उसको बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, माइंड को टेक्निकली सेट करिए कि आप किस तरह हम्म, से ज़्यादा ये मान के चलें कि आपका ऑफिस अब आपका मोबाइल है। जी, जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा और बहुत इजी लगेगा आपको काम करना। जी, जी। सर आपने मुंबई में भी काम किया और आप दुबई भी काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इंदौर भी ग्रोथ वैसे ही कर पाएगा जैसे मुंबई कर रहा है, दुबई कर रहा है? या आपको लगता है कि आज एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ग्लोबल टेक्नोलॉजी या ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा ताकि सब तरह के क्लाइंट और सब तरह की प्रॉपर्टी बेच पाए, या अभी भी ये लोकल पे ज़्यादा जोर रहेगा? हम इसमें दो बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंदौर की। हुँ, सो 7 बार से लगातार स्वच्छता में नंबर आने के बाद में यह सिर्फ एक क्लीन सिटी फॉर द क्लीनर वर्जन नहीं है, ये एक क्लीन सिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट भी हो चली है। जी, सो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंदौर में, क्योंकि अब ये सिटी हम लोग बोलते हैं टायर 2 नहीं है बल्कि टायर नेक्स्ट है। यस। So this is the next destination of your investment. And if you will see the growth of particular pockets in Indore, they are much higher than many metropolitan cities also. So क्योंकि यहाँ पर टिकट साइज फ्रेंडली है तो बहुत बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ्स हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं, एक ऐसी जगह जहाँ कम्युनल बैलेंस है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, और लोगों में एक अपनापन है। आज भी आप सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में अपने फोर व्हीलर से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाती है। सेंटर में हम हैं इंडिया के, 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट में पैन इंडिया हम लोग जाते हैं। हुँ, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं। और आज की तारीख में मनोज जी, इंदौर में इन्वेस्टमेंट स्पेक्युलेटिव नहीं हो रहा है, स्ट्रैटेजिक हो रहा है। हुँ, तो वो सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जिसने आज से 10 साल पहले गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो व्यक्ति ऐसी जगह पे जैसे पूना में आपने देखा जो पूरा एरिया एक डेवलप हुआ है नया हुँ, आईटी का, वहाँ पर नहीं किया, तो अब उसको इंदौर का इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। हुँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंदौर। एंड सेकंड बात आपने जो मुझसे पूछी थी कि क्या हमें पोर्टफोलियो में दुबई और मुंबई भी रखना चाहिए, तो नेचुरली आप चाहें तो रख सकते हैं, बट आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ भी हो वो किसी बहुत अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू होना चाहिए। हुँ, जैसा कि अगर आप शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता है किस में करना है, परंतु शायद म्यूचुअल फंड से या एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों अच्छी देता है। तो आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, आई वुड प्रेफर कि यू शुड take a consultant with you हुँ, who is knowledgeable, and then your investment I think will be much हुँ। better. सर आपने 4 शब्दों में इंदौर की स्टोरी बयाँ कर दी, टायर 2 नहीं टायर नेक्स्ट। यही हमारा टैगलाइन होने वाला है। Okay. तो सर आगे चलते हैं, ये बताइए मुझे कि अगेन मेरा फ़ोकस युवाओं पे बहुत होता है और जनरली प्रोफ़ेशनल्स को जब हम बोलते हैं रियल एस्टेट तो थोड़ा दूर भाग जाता है। ये दुविधा कैसे दूर कर सकते हैं? युवाओं के लिए क्या मैसेज है? कैसे उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं कि रियल एस्टेट में जॉब्स जनरेट हो रहे हैं और ये यहाँ उनकी बहुत ज़रूरत है? मनोज जी, इसमें ना एक डायलेमा है, क्योंकि अगर हम इसका हिंदी वर्जन बोलें और हम अगर सिर्फ
कंसल्टेंसी की बात करें, क्योंकि देखिए जिन युवाओं की मुझे लगता है आप बात कर रहे हो वो शायद वो लोग हैं जो खुद का बहुत बड़ा कोई बिल्डरशिप का काम नहीं करना चाह रहे हैं, जॉब की आप बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट में सेल्स का। और जब हम रियल एस्टेट में सेल्स में करियर बनाने की बात करते हैं तो उन पेरेंट्स को या उस युवा को लगता है कि यह ब्रोकर की श्रेणी में आने वाला कार्य है। और जब ब्रोकर वर्ड लग जाता है, और ब्रोकर वर्ड इसमें है क्योंकि नेचुरली भी जो हमारे यहाँ पर सेल परचेस होती है उसमें जो मीडिएटर है, मिडिलमैन है, उसको ब्रोकर कहा जाता है। अब ये काफ़ी सारी हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स है NAR, उन्होंने उसको रियल्टर बोला है। इसी तरह से इंग्लिश में उसे कंसल्टेंट भी बोला जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ माइक्रोमिट्टी में उन्हें वेल्थ मैनेजर भी बोला जा रहा है, तो उनकी अपग्रेडिंग हो रही है। और शायद कहीं ना कहीं एक जो डेजिग्नेशन है वो भी उस हमारे युवा को लगता है कि इस फील्ड में शायद उसको एक रेस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन मिले, ये उसकी बहुत इच्छा है। और जहाँ तक कि उसकी सैलरी की या उसकी इनकम का सवाल है, सो आई वुड रेस्ट एश्योर्ड ऑल ऑफ यू दैट राइट नाउ द सिनेरियो व्हाट वी आर सीइंग फॉर फर्दर 10 years और सो, इस फील्ड में बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, परंतु ज़रूरत है शिद्दत की, क्योंकि इसमें बहुत ही डेडिकेशन के साथ में आपको लगना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो कन्वर्शन रेशो है वो हम लोगों का आता है 100 क्वालिटी लीड्स में से 2 का। तो अगर हम मान लीजिए कि 100 क्वालिटी लीड्स प्रॉपरली एंटरटेन नहीं करेंगे तो वे कौन से 2 व्यक्ति होंगे जो कि कन्वर्ट होंगे, हमें पता नहीं होता है। तो परजर्वरेंस और डेडिकेशन बहुत लगता है, परंतु वो जो 2 लोगों का कन्वर्शन होता है उसके ऊपर रिटर्न बहुत अच्छा है। सो दैट फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी देयर एंड द कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, कि करते रहो आप, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। क्योंकि सर बात चालू हुई है तो ये बात किसी को तो करनी पड़ेगी। ये जो शब्द है ब्रोकर, जिसको लेके कई लोग आने से इस पेशे में डरते हैं या अच्छा नहीं समझते, लेकिन सर स्टॉक मार्केट जिसमें हम बोलते हैं तो जीरोधा से लेके मोतीलाल ओसवाल सारी ब्रोकरेज फर्म्स ही हैं। अब अंग्रेजी और हिंदी का ये खेल है। ट्रेडिशनली हमारे समाज में वो कास्ट सिस्टम समझो चालू हुए थे, लेकिन वो एजुकेशन के साथ मिटता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमें ये ब्रोकर शब्द यूज करने से घबराना नहीं चाहिए और इसको समाज को भी एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये काम खराब नहीं है और कोई भी काम खराब होता नहीं है। हम वेल्थ मैनेजर बोलते हैं, हम प्रॉपर्टी ब्रोकर से वेल्थ मैनेजर बनने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने सिर्फ नाम चेंज नहीं करा है। हम चाहते हैं कि जैसे ब्रोकर जमीन खरीदता बेचता है, उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता है, उनको उनका कमीशन मिल जाता है। जब हमने वेल्थ मैनेजर का वर्ड लाए तो हमने ये बोला है कि जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स मोतीलाल ओसवाल या जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, ये AUM पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं। एक पोर्टफोलियो है आपका, आप वहां भी शेयर खरीदते बेचते हैं, आपको कमीशन मिलता है, लेकिन क्लाइंट आपका खत्म नहीं होता। हर बार खरीदना बेचना जो चर्न होता है पूरे अमाउंट का, वो चर्न हमेशा लाइफ लॉन्ग मैनेज किया जाता है, जैसे LIC एजेंट भी करता है। तो हम जब वेल्थ मैनेजर की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी ब्रोकर भी बहुत अच्छा वर्ड है। प्रॉपर्टी अगर आपसे ब्रोकरेज करना चाहते हैं आप करिए, मुझे नहीं लगता है उस शब्द में कोई बुराई है। उसको वेल्थ मैनेजर में हम या असेट मैनेजर में अपग्रेडेशन जब बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप उस पोर्टफोलियो को टेक्नोलॉजी के साथ हमने कनेक्ट किया है। जब जब वो चर्न होगा आपको जीवन भर टर्मिनल एक रेकरिंग इनकम मिलेगा, जैसे कि LIC एजेंट को मिलता है। तो जो लोग आपके ट्रस्ट पर एक प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं किसी बिल्डर या कॉलोनी साथ में, वो खरीदने के बाद जब भी वो बिकता है, और ये पॉसिबल सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो सकता है क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रैकिंग, ये वेल्थ मैनेजर के साथ में विद टेक्नोलॉजी से, जैसा कि वेल्थ मैनेजमेंट में, PMS में, स्टॉक में होता है। तो ये मैं आपके साथ में ये एक युवा की तरह भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का बिजनेस बुरा बिजनेस नहीं है। अगर आप वहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं, बट आगे चल के आप असेट मैनेजर बन सकते हैं, आप वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं, आपके जैसा पूरा एक कंपनी बना सकते हैं जहाँ CEO, CFO। तो एक लीगेसी क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फादर या जैसे आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का आप घर दिलाते हैं लोगों को, ऑफिस दिलाते हैं, जमीन दिलाते हैं, तो एक ट्रस्ट बन जाता है। लेकिन ये लीगेसी कैरी फॉरवर्ड हो नहीं पाता है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अगर उसको ब्रोकरेज जैसा देखती है तो फिर वो आती नहीं है। लेकिन आपने जैसे स्ट्रक्चर किया है तो हमारे लिए आप मिसाल हैं। तो आई होप कि ये मैसेजिंग ब्रोकरेज टू असेट मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, अपना खुद का फर्म, अगर ये मैसेजिंग सही तरीके से देश में जा पाए तो बहुत जॉब की संभावना है और बहुत अच्छे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में बन सकते हैं। आपने 100% सही बोला। एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि
क्या डिफरेंस हो सकता है एक ब्रोकर में और एक कंसल्टेंट में। जी। तो देखिए आप इमेजिन करिए कि आज 10-15 साल पहले या किस टाइप से आप एक ब्रोकर को देखा करते थे इमेजिनेशन में, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जो या तो सफारी में एक छोटा सा यहाँ पे पाउच रख के और वो आपके ऑफिस के बाहर बैठा आपका वेट कर रहा है, या आपको कहीं पर जी मैडम यस सर करके घुमा रहा है, या कोई इस टाइप की बात, या जैसा आपने बोला वैसा मैं ये भी देख लेता हूँ वो भी देख लेता हूँ टाइप, कोई इमेजिनेशन टाइप की चीज़ हो सकती है। अब आप सोचिए कि एक कंसल्टेंट है और एक कंसल्टेंट का एक प्रॉपर ऑफिस है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, आप आते हैं, वो पहले आपके साथ में आपका टाइमिंग शेड्यूल होता है, फिर आप उस टाइम पर उनके पास आते हैं, उनका एक प्रॉपर बोर्ड रूम है, वहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टी की पहले आपकी एक शीट पे रिक्वायरमेंट समझी जाती है, आपको ये बोला जाता है कि आप का बजट बताइए, आपकी ज्योग्राफी बताइए, आप क्या लेना चाह रहे हैं, और फिर उस बोर्ड रूम में एक कंप्यूटर के सामने आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई जाती हैं जो आपकी प्रॉपर्टी से मैच हो। फिर एक गाड़ी से आप उनके साथ सब जगह विजिट करते हैं, एक मैंडेट का पेपर साइन होता है, और फिर उसके बाद आपके लिए एक बेस्ट डील क्रिएट की जाती है, और साथ ही अगर आपका लोन का कैसा क्या रहना है, उस प्रॉपर्टी की क्या लीगलिटी है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक फ़ाइल के अंदर दी जाती है। और एक आपका जो रिलेशन है उस बिल्डर से, जब वो क्लाइंट आपके साथ जाते हैं, तो वो जो बिल्डर होता है वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपके क्लाइंट को ग्रीट करता है और एक ऐसी डील देता है जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छी होती है। और इस पूरी साइकिल को आप शुरू से लेकर एंड तक मैनेज करते हैं, और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप ये पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है मे बी बिटवीन जो शब्द है, तो कार्यशैली जो है जी। उसका मैं कुछ आपको इमेजिनेशन करने का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो अगर हमारा आज की जो नया जनरेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप ही का ऑफिस हो या सब कुछ आप ही का हो, आजकल तो आप देख रहे हैं कि शेयर्ड स्पेसेस भी बहुत चल रही हैं। जी। प्लस आप ज़रूर जाके मिलिए किसी से भी, पर आपको उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपके जिनके प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हैं उनके साथ आपका ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको कभी कोई जानता ही नहीं है और आप उनको क्लाइंट को लेकर खड़ा कर दिया। जी। तो ये सब नहीं होता है, बहुत सारा होमवर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आप सोचिए कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पेट में दुख रहा है, उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या इलाज करना है, करना कैसे है, जी। तो आप नहीं जाएंगे ना। आप डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उसको उस फील्ड का पूरा नॉलेज होता है। तो इट इज़ वेरी मच कंपलसरी टू अर्न द प्रॉपर रिस्पेक्ट, वी शुड नो द ऑल ins एंड आउट्स ऑफ आवर फील्ड। वो तो डेप्थ है इस वो बिजनेस के डेप्थ अंदर, अगर बहुत हमने कुछ सीखना अचीव कर ली, जी। तो कस्टमर भी आपको रिस्पेक्ट देगा, बिल्डर भी आपको रिस्पेक्ट देगा, और आपको पूरा जो आपके फ्रेंड सर्कल है, फ्रेटर्निटी है, वो सभी रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपको कंट्रोल ऑफ योर कंपनी होना चाहिए, और अपनी डिग्निटी हमेशा अपने हाथ में होती है। जी। तो आप उसको पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस काम को करें, और अपने अंदर ये फील लाएं सबसे पहले कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, जी। तो निश्चित सफलता मिलेगी। जी। सर, कुछ नई चीज़ें देश में आ रही हैं, जैसे कि एसएम रिट हो गया, एआईएफ केट 2 फंड हो गया है। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने शायद ये चीज़ें सुनी नहीं है, और यूजुअली ये टियर 1 सिटी में चलती हैं, बट यू बीइंग आप बहुत कनेक्टेड हैं फील्ड से, आप जानते हैं चीज़ों को, कैसे नया क्या आ रहा है देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए? जी। साथियों देखिए, ये जो मनोज जी ने बात बोली बहुत अच्छी है, और हम इसको थोड़ा एक स्टेप नीचे से चल के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने एक वर्ड और सुना होगा, फ्रैक्शनल ओनरशिप का। जी। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम एक ऐसे वीकेंड डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि अगर कोई विला है गोवा में, और वो विला अगर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का है, और आपको ये कहा जाता है कि इसमें 50 डेज आप फ्री में रुक सकते हैं, और आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 50 लाख रुपीज़ है। तो आपके कोई 4 मित्र जो हैं, या कोई भी 4 लोग ऐसे जो मिल के उसको ले लेते हैं, तो 50 लाख रुपीज़ में आप भी उसके फ्रैक्शनल ओनर हो जाते हैं, और उसके बाद में उसके जो रिटर्न्स आते हैं वो आप सब में बराबर से बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात हुई। अब हम इसको बड़े रूप में ले लेते हैं। अगर एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, 20 करोड़ रुपए है, एक बड़ा ऑफिस है, आईबीएम को लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा रेंटल आ रहा है, और आपकी इच्छा होती है कि आपके पास में तो 10 ही लाख रुपए हैं, या आपके पास तो शायद 15 या 20 लाख रुपए ही हैं, परंतु आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं, आप पूना में हैं, आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, और आप ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं जिसकी सिक्योरिटी का आपको हेडेक हो, या वो प्रॉपर्टी का साइज़ इतना बड़ा है ही नहीं, मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा है, आपके पास उतना पेमेंट नहीं है, तो कहाँ से आप डालेंगे? तो जनरली या तो आप उसको बैंक में एफडी में डाल देते हैं, या आप उससे शेयर्स वगैरह ले लेते हैं, परंतु आपके दिल की जो एक इच्छा है कि मेरा भी एक रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो कहीं रुक जाता है। तो उस इच्छा को आपकी पूरा करते हुए आपको एक सिक्योर्ड रिटर्न अगर दे सकते हैं किसी में,
तो वो एसएम रीट का सॉल्यूशन है, जिसमें रीट जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। और चूँकि फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक इशू ये आ रहा था कि वो न तो आरबीआई की गाइडलाइन में आ रही थी और ना ही वो सेबी में आ रही थी। तो आगे जाके अब सेबी के ही अंतर्गत आपकी जैसी कंपनियां एसएम रीट में जब आएंगी तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा रियल एस्टेट का, और इस पोर्टफोलियो के अंदर आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो का किस में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। ये सारी की सारी जो कंपनी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट के हिसाब से प्री लीज्ड होना चाहिए। तो आपको पता लगेगा कि ये एक्स एक्स अमाउंट है इस पूरी प्रॉपर्टी का, इसके अगेंस्ट में एक्स रिटर्न आ रहा है। रिटर्न दो तरह के आपको मिलेंगे। एक रिटर्न मिलेगा आपको आपके रेंटल रिटर्न्स का, दूसरा रिटर्न आएगा एप्रिसिएशन का, जितने समय आपने उसके अंदर अपना पैसा रखा। इन दोनों को मर्ज करते हुए माइक्रोमिट्टी जैसी कंपनियां आपको ये बता पाएंगी कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको क्या रिटर्न आया है या आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो वो रिटर्न में जब आप एग्जिट होंगे तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रिटर्न देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बास्केट हमारा बैंक का हो गया जिसमें आपका सेविंग और एफडीज है, दूसरा बास्केट आपका शेयर्स का हो गया जिसमें म्यूचुअल फंड्स और नॉर्मल शेयर में इन्वेस्टमेंट है। और जिस हिसाब से अभी फ्लक्चुएशंस हैं उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट का ये जो विंग नया गवर्नमेंट के थ्रू और ऐसी कंपनीज के थ्रू डेवलप हो रहा है सेफ सिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम रियल एस्टेट में कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट हम उन एसेट्स में कर रहे हैं जो ऑलरेडी बड़ी कंपनीज को प्रीलीज रहेंगी। तो रेंटल रिटर्न्स वगैरह भी सब अच्छे रहेंगे और अच्छी कंपनियाँ इसका पूरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करेगी और आपको एक अच्छा एग्जिट और एक एंट्री मोड देंगी। तो ये मुझे लगता है कि फ्यूचर है रियल एस्टेट में एक बहुत बड़े नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आने का भी। और काफ़ी सारे ऐसे लोग जो आज की तारीख में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल फंड्स, दे वुड बी एबल टू डू द इन्वेस्टमेंट। सर एज ए रियल एस्टेट वेल्थ मैनेजर आप खुद हैं, और यूथ जो मैं आजकल देखता हूँ युवा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं। एक रीज़न होता है कैश पैसा होता नहीं है कि रियल एस्टेट में लाएंगे कैसे। कितना ज़रूरी है रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाना यूथ को आज, और वो कैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पे वो वाइट का पैसा भी लगा के अपना पोर्टफोलियो बना पाए। कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये मनोज जी बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वो यूथ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूथ हमारा बहुत सेंसिबल है और वो उस पैसे की कीमत को जानता है। तो उसकी 100% इच्छा होती है कि वो उसका जो पेमेंट है, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद जो उसकी अर्निंग बचती है वो सही जगह पर जाए। परंतु होता ये है कि रियल एस्टेट में जब वो जाता है तो या तो फिर से अगर वो लोन लेके करता है तो वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। अगर उसे लोन नहीं लेना है, उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको कोई जगह नहीं मिलती है रियल एस्टेट में जाने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो या तो उसे ये मार्केट हमारा स्टॉक का वो अप्रोच करता है और वो एक एसआईपी चालू कर देता है, या उसके पास बीच बीच में कोई फंड आता है तो वो आइदर ही इज़ हैविंग ओन नॉलेज तो वो खुद लगाता है टिप्स के बेसिस पे, और अदरवाइज़ वो म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो गलती कहीं भी हमारे यूथ की नहीं है कि वो शेयर में क्यों लगा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी की मिस्टेक है कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन ये रीट का प्लेटफॉर्म हमारे यूथ को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग काफ़ी अच्छे से इसको अडॉप्ट करेंगे और इससे बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, और मुझे आशा है कि आप जैसे वेल्थ मैनेजर्स का एक्सपीरियंस हम जैसे यूथ को मिलता रहेगा, और ये कोलैबोरेशन सिर्फ आप और मेरे बीच में नहीं, इस वीडियो के कारण देश में बहुत सारे युवा और बहुत सारे वेल्थ मैनेजर जो टेक्नोलॉजी और पुराने ज़माने का और नए ज़माने का कॉम्बिनेशन बना के रियल एस्टेट को बहुत आगे ले जा पाएंगे। तो धन्यवाद बहुत बनाने के लिए। मनोज जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। हम लोग हमारे साथ में काफ़ी कंसल्टेंट्स और ब्रोकर इंटीग्रेशन पे भी काम करते हैं, और ये हमारा कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि बड़ी कंपनीज जैसे रेमंड्स हैं और भी सारे हैं, उन लोगों के साथ में अभी हम गोदरेज के साथ भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो हम लोगों के साथ, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट की सभी की, और वे लोग फिर हमारे ग्रुप के साथ में हम पूरा पोर्टफोलियो देते हैं और वे उसमें अपने क्लाइंट्स को जनरेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या हम लोग आपके साथ माइक्रोमिट्टी में मिलके इस पोर्टफोलियो के अंदर जुड़ सकते हैं? अगर जुड़ सकते हैं तो वो जो हमारे साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये भी बताएं। जी सर, हमने एक प्रोग्राम बनाया माइक्रोमिट्टी वेल्थ मैनेजर्स, जहाँ पे सबसे पहले हम चाहते हैं, जैसा आपने ये एक एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग बनाया, ये मुझे पता चल गया, हम एक एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे पहले तो हम टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर पाएँ कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आप कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ वेल्थ मैनेजमेंट करना है, जो कि स्टॉक्स में होता है आज, पीएमएस, एआईएफ के 2 फंड हो गया,
वहाँ पे यही होता है कि आप एक पोर्टफोलियो जब बनाते हैं क्लाइंट का, तो असेट अंडर मैनेजमेंट एक शब्द होता है। हम चाहते हैं हर एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का एक असेट अंडर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो बने, एज अ वेल्थ वो उसको मैनेज करे, चाहे फिर वो हमारा पोर्टफोलियो जो हम रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हमने बनाए वो उसे बेचे या अपना खुद का बेचे या किसी और कॉलोनाइजर बिल्डर का भी बेच सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्लाइंट उन्होंने ढूंढे हैं, जो उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, जहाँ ट्रस्ट उन्होंने क्रिएट किया है ज़मीन पे काम करके, वो क्लाइंट जीवन भर उन्हीं से जुड़े रहे। हम एज ए बिल्डर कॉलोनाइजर या मेरे अलावा बाकी कंपनीज तो अपना प्रोजेक्ट बना के चली जाती हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी तब आती है क्योंकि कस्टमर चेंज नहीं होता है, प्रोजेक्ट चेंज हो जाते हैं, बिल्डर्स चेंज हो जाते हैं। तो माइक्रोमिट्टी बढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोमिट्टी अगर वो वेल्थ मैनेजर बना पाए, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो सारे क्लाइंटेल को एक जगह रख पाए, और उनका जो चर्न होता है कि कब खरीदा कब बेचा। कई लोग सिर्फ प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं खरीदते हैं या ऑफिस के लिए नहीं खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल। तो सही टाइम पे एंट्री कराना, सही टाइम पे एग्जिट कराना और फिर एंट्री कराना, अगर ये टेक्नोलॉजिकली मैनेज हो पाए, जो हमारे माइक्रोमिट्टी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमने टेक प्लेटफॉर्म बनाया है, अगर वहां पे हम कोई कोलैबोरेशन कर पाए, तो मुझे लगता है ये सिर्फ इंदौर के लिए नहीं, ये पूरे देश की जीडीपी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि फिर आप ट्रैकिंग कर पाएंगे, गवर्नमेंट को ड्यूटीज बेटर मिल पाएंगी, लोगों को रेकरिंग इनकम मिल पाएंगी, और फिर कॉलोनाइजर बिल्डर्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे जो भी अच्छी प्रॉपर्टी कोई बना रहा है तो उनको बने बनाए लोग मिलेंगे कि इंस्टेंट अगले दिन बिक सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो देश में आज भी है कि एक तरफ हम कस्टमर ढूंढ रहे हैं, एक तरफ कस्टमर हमें ढूंढ रहा है। तो जो मैच मेकिंग सिस्टम है वो आज भी बहुत सॉलिड नहीं है, वहाँ टेक का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है आप लोगों के एक्सपीरियंस से, खुले मन से विचार करके बात करने से टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपीरियंस को मिला के इसका सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो अंत में कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि मनोज जी ने पूरी टेक्नोलॉजी की बात करी, और जिस 4 सिद्धांतों पर हमारा पर्सनल बिजनेस टिका हुआ है, वो रोटरी का एक सिद्धांत है जिसको हम 4 वे टेस्ट कहते हैं। तो वह साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जो 4 पॉइंट हैं कि कोई भी कार्य को सोचने, कहने या परखने के पहले उसको एक चतुर्विध परीक्षण मंत्र पर परखिए। तो पहला पॉइंट है कि क्या यह सत्य है। तो जो भी हम हमारे क्लाइंट को बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इसमें ऐसा आने वाला है, ये है, तो इज़ इट द ट्रूथ। दूसरा, इज़ इट फेयर टू ऑल कंसर्न। तो क्या कोई लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या आपको कोई ऐसी चीज़ पता है जिससे कि आपको वो बताना चाहिए कस्टमर को, तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखें। दूसरा, आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी को सजेस्ट करी, तो विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप्स। क्या वह कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा, क्या इससे सद्भावना एवं सन्मैत्री निर्मित होगी। तो वो आपका सक्सेस होने का रीज़न वही है कि आपके पास में वो रिपीट खुद भी आए, आपकी बताई हुई राय से वो सेटिस्फाइड हो और दूसरे लोगों को भी बोलें आपके पास आने के लिए। और ये तीनों कार्य जब आप कर लेंगे तो लास्ट पॉइंट जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीइंग इट इज़ अ क्लाइंट, एज अ बायर और अ बिल्डर और कंसल्टेंट, दैट इज़ विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। क्या यह हम सभी के लिए हितप्रद है। तो जब हम इस सबका विकास सबका साथ वाली भावना को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। जी सर, बहुत सुंदर 4 मंत्र आपने बताए, हम इसको बहुत ध्यान रखेंगे और चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू युवा भी इस बात को सुने और समझें। धन्यवाद सर बहुत बहुत आने के लिए। थैंक यू। तो आज की बातचीत सिर्फ सवाल जवाब नहीं थी, ये उस बदलाव की शुरुआत थी जिसकी ज़रूरत भारत के हर रियल एस्टेट प्रोफेशनल को है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह नारंग जैसे लीडर्स हमें ये सिखाते हैं कि अगर इरादा साफ हो और सोच व्यापक, तो ब्रोकर भी देश के निर्माणकर्ता बन सकते हैं। चाहे आप एक छोटे शहर से प्रॉपर्टी एजेंट हो या किसी मेट्रो सिटी के कंसल्टेंट, अब वक्त है खुद को एजेंट से एसेट एडवाइज़र में बदलने का। हम मिलेंगे फिर एक नई सोच और एक नए मेहमान के साथ। तब तक याद रखिए, इमारतें सिर्फ ईंटों से नहीं, इरादों से बनती है, और हमारा इरादा है इंदौर से भारत तक। नमस्कार। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.